छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के बाद स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार करीब 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए टीएस बाबा ने यह भी कहा कि साल 2014 और 19 में जो लहर थी अब वैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, यानी कि 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की पूरी में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में भाजपा एक और जहां जीत का दावा करे, वहीं कांग्रेस के नेता भी जीत का दावा करे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। आइए जानते हैं कि 3 चरणों के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है। बाबा, 3 चरणों की बात करें तो क्या स्थिति है? विधानसभा चुनाव की तुलना में और पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में स्थिति बेहतर रहनी चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 14 के लोकसभा चुनाव में एक लहर टाइप भी कहा जा सकता है कि थी, वो बात इस चुनाव में महसूस नहीं हुई। कहीं से देश भर में कहीं से ऐसा फीडबैक नहीं आ रहा, ना मुझे छत्तीसगढ़ में महसूस हुआ, ना सरगुजा में महसूस हुआ, क्योंकि जानकारियां तो आती हैं, लोग बोलते हैं, तो वो बात नहीं थी। अब परिणाम क्या होगा, ये 11 सीटों की बात करें बाबा, तो लगभग कितना में आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कांग्रेस की सीट? 2-3 सीट बहुत टफ है कांग्रेस के लिए, उसमें बहुत मेहनत लगी है और क्या परिणाम आता है देखना पड़ेगा। 8 सीट में तो अच्छे चांस हैं, उसमें 8 आते हैं या एक भी नहीं आता है, ये समय बताएगा, लेकिन 8 में कांग्रेस के अच्छे चांस। बाबा, तीसरे चरण के चुनाव में सरगुजा में खासतौर पर कांग्रेस के संगठन ने पूरा ताकत झोंक दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर हर नेता दिग्गज दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं सरगुजा के विधायक मतलब अमरजीत भगत इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में नहीं थे। क्या मानते हैं? थे, अमरजीत भी थे और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव, मुझे ऐसा लगता है, मैं कह नहीं सकता, उनसे बात वैसी हुई नहीं। जो इनकम टैक्स और ये सब के माध्यम का उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा था। 3-4 दिन पहले उनका फ़ोन भी आया था कि बाबा देखिए, मैं अभी फील्ड में आया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और रायपुर से इनकम टैक्स वालों का फ़ोन आ गया कि आप हाजिर हुई। तो इस तरीके से जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहा है, मुझे लगता है कि अमरजीत भी उससे परेशान रहे। बाबा, 3 चरणों का चुनाव पूरे देश में लगभग अधिकांश सीटों में हो चुका है। चूंकि आप सेंट्रल कांग्रेस कमेटी टीम में भी हैं, क्या मानते हैं देश में अगर बात की जाए? देखिए, ना तो बीजेपी का 370 सीट आ सकता है, असंभव है, और ना 400 पार की स्थिति है, ये भी स्पष्ट है। गठबंधन को भी 400 की स्थिति जितना आदमी समझ सकता है, मैं तो सरगुजा का ही नहीं कह सकता कि क्या होगा, तो देश के आदमी क्या कहेगा, लेकिन जो आदमी सोच समझ सकता है उसमें कहीं दिख नहीं रही स्थिति। आप देखिए, दक्षिण भारत की 130-132 सीटें हैं, आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ लेते हैं तो 132 सीटें हो जाती हैं। यहां बीजेपी की सीट बढ़ती नहीं दिख रही। 29 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 29 सीटें भाजपा को मिली थी पिछले चुनाव में। उन 29 सीटों में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले कर्नाटक की थी। बढ़ते नहीं दिख रहा है, कमी होना है, तो कहीं बढ़ रही है भाजपा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 132 सीटों में वो बढ़ सकते ही नहीं। जो 370 की बात हो रही है 303 से, यहां बढ़ सकते ही नहीं, कम ही होंगे। फिर आप आ जाइए, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें, 50 पकड़ लीजिए, मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, 40 पकड़ लीजिए, 50-40 90 हो गया, और 26 सीटें गुजरात की, 25 सीटें राजस्थान की पकड़ लीजिए, 51 हो गया। 141 सीट ये होती हैं। 141 सीट में गुजरात में पूरी सीटें भाजपा, राजस्थान में पूरी 25 की 25 भाजपा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 सीटों में से 37 सीटें भाजपा, केवल 3 कांग्रेस के पास थी, और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 42 सीटें भाजपा, गोवा भी जोड़ लीजिएगा तो और बढ़ा लीजिए उसको,
कहां से बढ़ेंगे? यानी ये नहीं कि कांग्रेस भाजपा की बात है, बढ़ कहां से दिख रहे हैं? इनकी जो संख्या 400 पार कह रहे हैं, गठबंधन इनका 350 के आसपास है, कहां बढ़ते हुए दिख रहा है? तो नीचे ही होना है, शर्तिया नीचे ही होना है, 100% नीचे होना है। आप दिल्ली से ऊपर चले जाइए, हम लोग राजस्थान तक आ गए, मध्य प्रदेश तक आ गए, इसके ऊपर अब क्या बचा? 7 सीटें दिल्ली की, 7 भाजपा के पास, 10 सीटें हरियाणा की, 10 भाजपा के पास, चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटें, 14 सीटें इसमें से भाजपा है नहीं। वहां या तो अकाली दल है, या आम आदमी पार्टी है, या कांग्रेस है। तीनों भाजपा से अलग हैं। इनकी 3 या 4 सीटें थी, बढ़ने के कोई चांस नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भाजपा, कश्मीर की 6 की 3 सीटें भाजपा, 3 में भाजपा लड़ी नहीं रही। तो ये सैचुरेशन पे है, 100% सैचुरेशन पे, बढ़ेंगे कहां से? जो बढ़ने की बात हो रही है ना, कहां दिख रहा है बढ़ता हुआ? आप उत्तराखंड की 5 सीटें आ जाइए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आ जाइए, 85, बिहार की 40 सीटें आ जाइए, 125 सीटें। 125 सीटें में उत्तराखंड 100% भाजपा, 5 की 5 सीटें। यूपी में 80 में से 64 सीटें भाजपा, बिहार में 40 में से 39 सीटें भाजपा। तो 125 में आप 1 सीट वहां कम करिए, 16 सीट यहां कम करिए, 17 सीट, तो बाकी बची 108 सीट। 108 से आगे बढ़ते हुए कैसे, कहां दिख रहे हैं आप बताइए मेरे को? तो जो 400 पार और 370 कहां से होगा? फिर आप झारखंड में आ जाइए, 14 में से 10 सीटें उनके पास। उड़ीसा में आ जाइए, बीजू जनता दल से इनका संघर्ष है। फिर आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए, 42 सीटें, 18 उनके पास हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम और बाकी जो 25 सीटें यहां होती हैं, इसमें इनके पास हैं, वो बरकरार रख सकते हैं। तो बढ़ के 370 कहां से पहुंच सकते हैं? इतना ही तो हिंदुस्तान है। बाबा, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में खास तौर पर देखा गया छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़े, और एमपी के इंदौर में और कुछ और जगह में कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा नामांकन पत्र वापस ले, किसको क्या मानते हैं? ये ही एक तरह से प्रजातंत्र की मूल जो धारणा है और विचार है और रचना है, उसी के विपरीत जाता है। अगर आप विपक्ष को रहने ही नहीं दोगे तो फिर प्रजातंत्र कहां रहा? एन केन प्रकारेण, किसी भी कीमत पे हमको जीतना है। ये मैंने बात सुनी थी पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, कि किसी भी कीमत में, और तब से वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि इनकी जो सोच है, इसीलिए फासिस्टवादी, किसी भी कीमत में जीतना है, हमारे सिवा कोई नहीं होना चाहिए। तो सोच ही प्रजातांत्रिक नहीं है मेरे हिसाब से होना, एक तरफ, बाकी कोई नहीं। मेरे हिसाब से होना प्रजातंत्र में भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं, ये प्रजातंत्र में नहीं चल सकता। ये तो तानाशाही, राजशाही, डिक्टेटरशिप मानिए, फासिस्टवाद मानिए, उसी में ये सब चलता है। तो उसी की सोच के ये दर्पण है कि एन केन प्रकारेण आपको वो सीट लेनी है। सूरत की सीट इंपॉर्टेंट सीट हो सकती थी, वहां पर बात आ रही थी कि बहुत सारे लेबर हैं, उन लोग बहुत नाराज थे, कई फैक्ट्रियां बंद हुई, कई परिस्थितियां थी। तो चुनाव होने नहीं देना, मोदी जी के गुजरात में 26 के 26 आना, किसी भी स्थिति में हमको जीतना। तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार को ही आप प्रभावित कर ले रहे हैं। क्या दबाव बनाया, क्या नहीं, मैंने आपको अमरजीत की बात बताई। यहाँ के मैं 20 उदाहरण सरगुजा के आपको बता सकता हूँ, जिनके पास फोन गए कि ऐसा नहीं तो तुम्हारा क्रशर बंद करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, ये ऐसा कर दो, ज्वाइनिंग करो। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बात सामने आई, ये प्रमाणिक तौर पे आ गई बात कि इतना इतना पैसा ऐसे लोग जो कि ईडी के जांच के दायरे में थे, जेल में थे, उनको बेल तक मिल जाती है और उनका चंदा भी जमा होता है उसी पीरियड में। उनके घर के लोगों को गठबंधन, भाजपा गठबंधन के साथ टिकट भी मिल जाता है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये जो बातें सामने आई, टनल मीडिया ने बहुत दिनों तक उसको चलाया, टनल में 41 लोग फंस गए हैं और उनकी जान बचानी है।
बच के निकले, लंबा संघर्ष हुआ। उस कंपनी को जिसको वो ठेका मिला था उसने भी चंदा दिया हुआ। तो ये सब बातें और इस प्रकार की और बहुत सारी बातें कि ये तो न खाओ न खाने दो वाली बात बिल्कुल नहीं है। प्रमाणित तौर पे मोहर लग के सामने आ गई कि ठेके जिन लोगों को मिले उनने भी पैसे दिए, ईडी में जो थे उनने भी पैसे दिए, और लोग प्रभावित करने की नजर से चंदा देना एक अलग बात है। इन काम के एवज में चंदा देना तो फिर खाओ और खाने दो। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिद्धू, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए कहा कि इलेक्ट्रोकल बॉन्ड का असर इस लोकसभा चुनाव में के परिणाम में देखने को मिलेगा। अपने सभी के साथ में रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज, अंबिकापुर।